हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले इस चैप्टर में से, और हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन की तरह काम करती थी। अब दो वर्ड है यहाँ पर। एक तो हम देखेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से एक सोशल कोलिजन थी, और दूसरा कांग्रेस किस प्रकार से एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी। ठीक है, हमने ये देखा था, हम ये जानते हैं, देखा क्या था कि कांग्रेस जो हुई थी वो 1885 में फॉर्म हुई थी। कांग्रेस का फाउंडर कौन था, जरा कोई मुझे बता सकता है इस लेक्चर में? वेरी गुड, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, A.O. ह्यूमे फाउंडर था कांग्रेस का। ये शुरू में एक ना प्रेशर ग्रुप की तरह बनी थी ये पार्टी। ये शुरू में प्रेशर ग्रुप था। प्रेशर ग्रुप वैसे अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, नाम से पता लग रहा है प्रेशर ग्रुप, यानी कि सरकार पर दबाव कोई डाले कि हमारे लिए इस डायरेक्शन में पॉलिसी बनाओ, इस डायरेक्शन में पॉलिसी बनाओ, ये करो हमारे लिए वो करो। प्रेशर ग्रुप के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जीएस पेपर 2 में, और पीएसआईआर में सिलेबस का पार्ट है हमारे प्रेशर ग्रुप, एनजीओज एंड रोल ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। वेलफेयर स्कीम्स को शेप करवाने का काम भी करते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड एनजीओज हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर आज तक, टिल डेट ऑफ 2022। तो प्रेशर ग्रुप की तरह ये फॉर्म हुआ था 1885 में। किसके लिए? न्यूली एजुकेटेड क्लास के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और कमर्शियल क्लासेस के लिए। धीरे धीरे कर इसका वजूद चेंज हो गया। प्रेशर ग्रुप से इमर्ज होने वाला एक ये कांग्रेस नाम का एक ग्रुप मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है 20वीं शताब्दी में। क्यों मास मूवमेंट? कैसे मास मूवमेंट शब्द में सबसे गहरा जो झलक मुझे देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मुझे मास की। मास मतलब पब्लिक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था कांग्रेस को पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, और ये हम सारे फैक्टर्स देख ही चुके हैं। शुरू से इट वॉज अ वेल नोन पार्टी, ऑल इंडिया प्रेजेंस थी, बड़े सारे कैरिस्मेटिक लीडर्स इसके साथ जुड़े हुए थे, सब लोग जानते थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए लड़ रही थी ये पार्टी। तो हुआ क्या, दिस लेड द बेसिस, दिस लेड द फाउंडेशन कि इवेंचुअली कांग्रेस जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक मास पॉलिटिकल पार्टी में। प्रेशर ग्रुप की तरह फॉर्म हुई, इमर्ज हुई थी, और मास पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई, और पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करना इसने शुरू कर दिया आज़ादी के पहले ही। इसके जो रीजंस हैं वो वही हैं, कैरिस्मेटिक लीडर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे, प्रेजेंस बहुत वाइड था। अब क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी इसके साथ, क्योंकि इसके साथ एक आइडेंटिटी ये एसोसिएट थी, पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल ये पता था कि कांग्रेस नाम की हमारे देश में एक पार्टी है जो कि आज़ादी की मांग के लिए एक मूवमेंट चला रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और टॉप के टॉप जो बंदे हैं, जो इस टाइम पर सारे लोगों ने जिनका नाम सुन रखा था, और गांधी जी से बड़ा तो ज़माने में कोई हो ही नहीं सकता, जब ये इसके साथ एसोसिएटेड थे तो सबको इस बारे में पता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में मान लो बीजेपी इज इक्वल टू मोदी, मोदी इज इक्वल टू बीजेपी, यही वाली बात। ठीक है, 10 कांग्रेस जो थी वो पार्टी की तरह शुरू होती है, लेकिन ये शुरू में ऐसी पार्टी थी जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग लोग शुरू में इस पार्टी के सदस्य के तौर पर डोमिनेट करते थे इसके ग्रुपिंग को। इसके अलावा शुरू में सिर्फ अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट लोग ही थे। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो इसका सोशल बेस, जो कि आपको दिख रहा है कि इसमें अमीर और उच्च क्लास के जो लोग थे, इसका सोशल बेस वाइड हो गया, और यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप और भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और भी क्लासेस के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन अब होता क्या है, अगर एक रिच और पुअर पर्सन को एक साथ बिठा दो, हाई क्लास और लो क्लास के पर्सन को एक साथ बिठा दो, यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के होते हैं। अब ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री तो है नहीं जी, कि जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम लोग करते हैं कि गुरुकुल सिस्टम जो होता था वहाँ पर राजा के बेटे को भी वैसे ही ट्रीट करा जाता था जैसे गरीब किसान के बेटे को ट्रीट करा जाएगा। उनको भिक्षु बनाया जाता था ताकि उनका ईगो टूटे।
यहाँ पर कोई एंशिएंट हिस्ट्री तो चल नहीं रही है, ये तो आज़ादी के बाद की बहुत बाद का सिनेरियो है, जहाँ पर भिक्षु का कंसेप्ट ना रहकर भिखारी का कंसेप्ट बन गया पूरे के पूरे तरीके से। पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डवेलर्स और विलेजर्स, वर्कर और ओनर, मिडल, लोअर और अपर क्लासेस और सारे के सारे कास्ट के जो पर्सन थे, ये कांग्रेस में धीरे धीरे करके अपनी जड़ें और अपनी जगह बना रहे थे। धीरे धीरे करके ग्रेजुअल तरीके से हुआ क्या, कांग्रेस की लीडरशिप जो थी वो एक्सपेंड होती गई। शुरू में अपर कास्ट और अपर क्लास के लोग ही इसका पार्ट थे, लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर अब कांग्रेस अपने दरवाजे खुले रखने लगा एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स के लिए, जिनकी रूरल ओरिएंटेशन थी, जो अपने गांव की डेवलपमेंट, गांव के मुद्दे के बारे में बात करना चाहते थे। कांग्रेस को प्लेटफॉर्म बनाकर कांग्रेस ने इन सब को इंपॉर्टेंस दी, इन सब के लिए दरवाज़ा खोला, इन सब के लिए अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म खोला और इनवाइट करा ऐसे लोगों को कि वो पार्ट बन सके कांग्रेस का। ये सब सिलसिला चलता रहता है। आज़ादी की लड़ाई सक्सेसफुल होती है और हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। जिस समय पर हम लोग आज़ादी का स्वाद चख रहे थे, कांग्रेस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था रेनबो लाइक सोशल कोलिजन। अब ये वर्ड अगर आप लोग मुझसे 12वीं क्लास के लिए पढ़ रहे होते तो मैं बोलता कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कभी भी या कोई भी स्टेट पीएससी एज सच पार्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीपीएससी में कभी ये नहीं आएगा कि समाजवादी पार्टी के ओरिजिन लिखो, कि वो किस ग्राउंड पे बना, से लीडर्स के नाम क्या क्या है, नहीं। कांग्रेस जो पार्टी थी, इट वर्क एज अ रेनबो लाइक कोलिजन। अब रेनबो मतलब क्या? रेनबो का मतलब होता है 7 रंग, सतरंगी कोई भी चीज। अब यहाँ पर 7 रंग, इसका मतलब ये नहीं कि 7 कलर के शक्ल के लोग जो थे इसके पार्ट थे कांग्रेस के। कांग्रेस इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पार्टी बन चुकी थी। अलग अलग क्लासेस और कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग, लैंग्वेजेस के लोग और अलग अलग इंटरेस्ट के लोग कांग्रेस का पार्ट थे। ठीक है, बड़े सारे जो ग्रुप्स थे इनकी आइडेंटिटी मर्ज हो गई कांग्रेस के अंदर। ठीक है, और ये कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करने लगे एज ग्रुप्स और एज इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली बात है, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, इंटरेस्ट के क्लैशेस हो सकते हैं, तो ये हर कोई अपनी अपनी अलग बिलीफ के साथ कांग्रेस में शामिल हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं हम लोगों की, क्योंकि बिलीफ अलग थी, और बिलीफ हमेशा जो वर्ड एसोसिएट करा जाता है साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में, बिलीफ बनता है आपकी आइडियोलॉजी। मतलब हर एक इंसान जो चीज सोच गया ना, तो वो सोच ही जाता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल है, अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो या बीजेपी के सपोर्टर हो, आप इनकी किसी भी बात को सही ठहराने के लिए, जिस भी पार्टी के आप सपोर्टर हो, आपके पास अच्छी खासी आर्गुमेंट होंगी। आप बोल बोल के, शोर मचा मचा के सामने वाले पर्सन को चुप करवाना जानते हो। तो अलग अलग बिलीफ के लोग ये थे, तो सेम ही पार्टी के पार्ट, कांग्रेस के ही पार्ट थे। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर जब इतनी सारी जगह लोगों को मिलने लगी, तो कोई जवान आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई अलग बिलीफ अपनी होल्ड करके रखा हुआ है, कोई चाहता है कि वो एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस काम करे, कोई ये चाहता है कि कांग्रेस जैसे चल रही है वैसे चलते जाए, कोई गांधी के विचारों से सहमत है, कोई गांधी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। लेकिन बात याद रखना, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। गांधी के विचार मतलब जो एक तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी पूरी की पूरी गांधीयन आइडियोलॉजी के बेसिस पर फॉर्म करना चाहता है। इसके बेसिस पर हुआ क्या, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी और बिलीफ रखने वाले लोग थे, तो कांग्रेस रेनबो लाइक कोलिजन के अलावा एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन भी था। मतलब रेनबो लाइक सोशल कोलिजन के अलावा एक रेनबो लाइक आइडियोलॉजिकल कोलिजन की पार्टी भी बन गई कांग्रेस। अब ऐसा अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे बोल सकते हो? कांग्रेस के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के लोग, पैसिफिस्ट जो पीस को प्रमोट करते हैं, कंजर्वेटिव लोग, रेडिकल लोग, एक्सट्रीमिस्ट लोग, मॉडरेट लोग, राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, ये सारे के सारे कांग्रेस की परछाई बने हुए थे।
कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था इस टाइम तक जिसमें अलग अलग ग्रुप, अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में योगदान दिया था, अब वो सब लोग कांग्रेस की छत्र छाया में काम करना चाहते थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अगर हम उन दिनों की बात करें, प्री इंडिपेंडेंट डेज की बात करें, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी सारी जो पार्टीज थी जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, दे वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। वो एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस के आर्म के तौर पर ही, विद इन द कांग्रेस ओनली। इसका एग्जाम्पल हमने बखूबी तरीके से अच्छे से डिस्कस करा था। ये सोशलिस्ट पार्टी जो शुरू में कांग्रेस की आर्म बनकर ही काम कर रही थी, कांग्रेस का एक हाथ बनकर ही काम कर रही थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, ठीक है। लेकिन बाद में जब याद है हमने पढ़ा था कि कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया तो ये बोला था हमारे नाम पर कोई अलग अलग पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तब उसको अलग होना पड़ा था, ठीक है। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये बाद में कांग्रेस से सेपरेट हो गई और कांग्रेस से सेपरेट होने के बाद ये बन गई ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी जो उस जमाने में एग्जिस्ट करती थी ना, ये आज की ऑपोजिशन पार्टी नहीं है कि विधानसभा या लोकसभा में जूता चप्पल चल रहा है रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में। नहीं, कुर्सियां उड़ाई जा रही हैं, ममता बनर्जी जैसी मूर्ख लेडी पेपर उड़ा रही है, ठीक है। डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड, अलग अलग पार्टी के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होती है। द पार्टी मैनेज टू कंटेन का मतलब यहाँ पर है कंट्रोल, कि अपने डिफरेंसेस को वो लोग रिजॉल्व करें और कंसेंसस बिल्ड करें बड़े सारे टॉपिक्स के ऊपर। ये सारा ये जो चैप्टर है ना, ये आपको ये भी बात बताएगा, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, आप हैरान हो जाओगे इस चीज को देखकर कि किस प्रकार से उस जमाने में ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर चलती थी, कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी रूलिंग पार्टी के साथ, उनकी पॉलिसी सही हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक पार्टी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं, सीपीआई। तो बात करते हैं सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। इन द अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप जो थे ये इंडिया के अलग अलग कोनों में इमर्ज होते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना हमारे देश की इंडिजिनियस आइडियोलॉजी नहीं है। रशिया के अंदर जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन चला उससे इंस्पिरेशन ली एक ग्रुप्स ने कि हाँ, रशिया में अगर जार निकोलस II की सरकार को उखाड़ कर अगर फेंका जा सकता है, उसके क्रूअल रूल को अगर ख़त्म करा जा सकता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, तो ये चीज़ इंडिया में भी हो सकती है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म इस चीज़ का बेस बन गए और इससे जो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता थे वो बहुत इंस्पायर्ड थे इस आइडियोलॉजी से, लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इवन आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने बताया था आपको ये वाली बात, गांधी से प्रभावित होकर बचपन में भगत सिंह जब उनका दिल टूटता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ कर ली, तो उसके बाद जिस भी कॉलेज में और जाना वो शुरू करते हैं वहाँ पर उनको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही सिखाई जाती है। भगत सिंह जैसे नेताओं को, यूथ को, नेता तो नहीं थे उस टाइम पर, यूथ को। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है HRA को ज्वाइन करने का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो धीरे धीरे करते करते भगत सिंह इसका हेड बन जाता है और इसका नाम रख देता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वाली बात आप द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी में, जो कि अजय देवगन की मूवी है, मैं बड़े टाइम से बोल रहा हूं उसको मूवी को देखो, हरामखोरी छोड़ो और मूवी को उसको देखो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इवन रागिनी आपने देखा होगा बीपीएससी के पेपर में डायरेक्टली सिर्फ इस मूवी को देखकर वो क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता था, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर रशिया के अंदर ये आइडियोलॉजी पनपती है जिसको बोला जाता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। यहां पर यह बोला गया कि कंट्री में जितनी भी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए सोशलिज्म एकमात्र सॉल्यूशन है। 1935 ऑनवर्ड्स जो कम्युनिस्ट थे
दे वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये लोग भी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, कंफ्यूज मत होना, प्री इंडिपेंडेंट डेज में बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज एग्जिस्ट तो कर रहे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर, लेकिन दे वर वर्किंग विद इन द कांग्रेस ओनली। तो हमने एक एग्जांपल इसका क्या पढ़ा, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, शुरू में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग और जो कम्युनिस्ट दल के जो नेता थे, ये भी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमेन में ही काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर अंदर से अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। इनके बीच में और कांग्रेस के बीच में बंटवारा होने की जो दरार पड़ती है, वो साल और महीना आता है दिसंबर 1941 का। अब पार्टिंग ऑफ वेज मतलब अलग अलग रास्ते अब अपनाने का टाइम आ गया। हुआ क्या था उस टाइम पर, देख रहे हो 41 साल चल रहे, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। एक घटनाक्रम हो गया था, कम्युनिस्ट ने ये डिसाइड करा था कि ये लोग ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, जो सीपीआई थी, इसके पास जो पार्टी वर्किंग मशीनरी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। और इसके पास एक, जितने भी पार्टी के अंदर जो काम करते थे, पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप का जो कैडर था, वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी से लॉयल और डेडिकेटेड कैडर था आज़ादी के टाइम पर। अब जब देश आज़ाद हो जाता है, तब इन्हीं के पार्टी के ग्रुप के अंदर बगावत शुरू हो जाती है, डिफरेंट वॉइसेस इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। बेसिक क्वेश्चन जो इनके सामने आया फेस करने का, वो ये था, जो जिसकी वजह से इस पार्टी में टर्बुलेंस, उथल पुथल मचती है, कि नेचर क्या होगा इंडिया की इंडिपेंडेंस का। इंडिया क्या आज भी फ्री है, या फिर ये जो फ्रीडम हमें मिली है, ये सिर्फ एक हमारा भ्रम है। ये वाली बात आप अगर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह की मूवी में देखोगे ना, तो आपको अच्छे से ये एक लाइन सुनाई देगी, जो कि अजय देवगन ने भगत सिंह का रोल करा है। वो बोलता है उसमें, आज़ादी का मतलब क्या। कांग्रेस से हेट इसलिए करता है भगत सिंह बड़े, वो बोलता है कांग्रेस का मकसद मैं समझ गया हूं, उसका मकसद है सिर्फ सत्ता पे बैठना। अभी वो बोलता है कि गोरे यहां से चले जाएंगे, लेकिन उसकी जगह भूरे लाल आकर बैठ जाएंगे। भूरे लाल मतलब वो बस एक टॉन्ट मार रहा होता है कि कुछ रिच जमींदार आके कब्जा कर लेंगे, कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना। और भगत सिंह की बात ये सही भी प्रूव हुई। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी लीडरशिप में दम होता तो 75 साल हो गए हमें, ट्राइस विद डेस्टिनी स्पीच में जो कसमें कही थी, एक भी कसम पूरी हुई है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसीज, हंगर, नेशन की ग्रोथ। तो ये फ्रीडम क्या सच में फ्रीडम है? ये इनका क्वेश्चन था। और ये वाली बात आज भी आजाद भारत में सही प्रूव है कि आजाद हम हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आजादी किससे? आज भी तो कुछ अमीर वर्ग के जो लोग हैं, वो भी तो पूरे की पूरी सरकार को, देश को, पॉलिटिक्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को चला रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द जनसंख्या को हिंदुस्तान में रोटी कमाने के लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। उसके बड़े बड़े ख्वाब तो छोड़ ही दो, उसकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ इन ख्वाहिशों में निकल जाती है, मेरे पास एक छत हो जाए, कुछ पहनने के लिए कपड़े, चड्डी बनियान हो जाए, और कुछ मेरे पास खाना हो जाए 3 टाइम का, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। ज़्यादातर लोग इसी मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लिविंग में जी रहे हैं। तो ये इनका सवाल था। आज़ादी से पहले ये क्वेश्चन इन्होंने पुट कर दिया था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टी को ये लगा, पार्टी थॉट दैट जो पावर ट्रांसफर है 1947 के अंदर, ये ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है। ध्यान से सुनना, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टी थॉट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 ये सही तरीके से आज़ादी नहीं है। और इनकी बात सही भी प्रूव हो रही थी, क्योंकि तेलंगाना में हमें वॉलेंट अपराइजिंग देखने को मिल रही थी। कम्युनिस्ट को ये लगा, ये जो अपराइजिंग, धरने, मोर्चा प्रदर्शन हो रहा है, इसमें बहती गंगा में हाथ धो लो। और हम भी ये रियलाइज करवा देते हैं कि जो लीडरशिप जिन्होंने देश आज़ाद करवाया, वो ट्रू फॉर्म ऑफ फ्रीडम नहीं है, ट्रू फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है।
लेकिन कम्युनिस्ट अपने इस एफर्ट में फेल हो गए। कम्युनिस्ट फेल हो गए कि उनको पॉपुलर सपोर्ट, जनता का सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया अपनी पोजीशन के लिए, और ये बगावत में मतलब चिंगारी में घी डालने का काम करने गए थे जिन जिन जगह पर रेबिलियन होता था, स्पेशली तेलंगाना की अपराइजिंग में। आर्म्ड फोर्सेस मानते हैं कि देश आज़ाद हुआ था, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को और इनके जो ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे थे ना, कि आग में घी डालने का काम करने की कोशिश जो कर रहे थे, और देश का एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी आर्मी वगैरह ने उनको इनके इस अपराइजिंग और इसके बैड मकसद को कुचल डाला। अब ये अपनी पोजीशन को दोबारा सोचने पे मजबूर हो गए। 1951 का साल आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वॉलेंट रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने डिसाइड करा हम ना पॉपुलर सपोर्ट जीतेंगे विदाउट बंदूक हथियार या गुस्से से, इन सब चीज़ों को त्याग कर हम ना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और डेमोक्रेटिक रूल की मदद से घुसेंगे कंट्री को चलाने के लिए। हम लोगों को अपना मकसद, अपनी आइडियोलॉजी समझाएंगे। हम शायद से वॉयलेंस करते हैं तो लोगों को लगता है ये तो चलते फिरते गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, ये तो इनको ये चीज़ रियलाइज हो गई थी। तो पहले जनरल इलेक्शंस आते हैं और सीपीआई 16 सीटें जीतती है और ये इमर्ज होती है एज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। यही लाइन साल 2018 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर आपको 2 मार्क्स दिलवा सकती थी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी का जो सपोर्ट था, ये बेसिकली इसको कहाँ का सपोर्ट मिलता था? आंध्र प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और केरला के अंदर। इसके लीडर्स कौन कौन थे? ए गोपालन, ऐसे दांगे, हमने पढ़ा था, EMS नंबूदिरीपद, PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरया, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ये फेमस लीडर्स थे सीपीआई के। पार्टी के अंदर बड़े सारे स्प्लिट्स और होते हैं। 1964 में विद इन द पार्टी स्प्लिट हो जाती है पार्टी, फॉलोइंग आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना, ठीक है। जो प्रो सोवियत फैक्शन था, इट रिमेन्ड एज सीपीआई, यानी कि जो रशिया से मतलब उसके आइडियोलॉजी और बोल्शेविक रेवोल्यूशन से जो वाकिफ रखता था, उससे इम्प्रेस था, वो ओरिजिनल सीपीआई रहा। और जो लोग ये सोचते थे कि सीपीआई ने वॉयलेंस का रास्ता क्यों त्याग दिया, ये क्यों कर दिया, तो उन्होंने एक सेपरेट पार्टी बना ली, CPI-M। और हम आगे चलकर जब हमारा चैप्टर आएगा इमरजेंसी वगैरह की तरफ, जब हम मूव करेंगे चैप्टर्स की तरफ, हम देखेंगे इससे भी स्प्लिट होकर एक पार्टी बन गई थी, CPI-ML। तो इसके नाम क्या है? नॉर्मल सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अच्छे बात पर थी। अपोनेंट CPI-M, ये भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों नेशनल पार्टीज, अगर आपको पता हो, ये चीज़ सबको पता है। हमारे देश में टोटल कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 8 है, वेरी गुड। CPI और CPI-M क्या रागनी दोनों नेशनल पार्टीज हैं? है। CPI-ML का नाम सुनने को मिलता है आजकल आप लोगों को? नहीं, इट वॉज बैंड, क्योंकि इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब AK गोपालन के बारे में हम जानते हैं। ही वॉज कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, कांग्रेस वर्कर की तरह इनिशियली ही ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1939। आफ्टर द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी in 1964 ही ज्वाइन CPI-M, और ये पार्टी की इस मतलब पार्टी के लिए काम करते हैं। एंड ही वॉज अ रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन, और ये MP रहे हैं फ्रॉम 1952, ठीक है। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ये जो हम पढ़ रहे थे कि आइडियोलॉजिकल कोलिजन और अलग अलग ग्रुप्स थे विद इन द कांग्रेस, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं रह गया। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी मुझे कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।